वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 12 का विद्युत चैप्टर कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे आंकिक प्रश्नों को। ठीक है, आंकिक प्रश्न के जो उदाहरण दिए गए हैं आपके बुक से उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट आपके अभ्यास के प्रश्न हैं उतने ही इंपॉर्टेंट आपके आंकिक प्रश्न के उदाहरण भी हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने 12.6 तक के उदाहरण जो थे इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे इसमें 12.7 के उदाहरण से। ठीक है, तो यह क्या कहा है इसमें कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, यहाँ पे आप लोग ओम लिख लीजिएगा, 20 ओम है, तथा एक प्रतिरोध 4 तथा एक 4 प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की एक बैटरी से चित्र के अनुसार संयोजित है। ठीक है, तो यह आपके सामने एक परिपथ बनाया गया है, देख रहे हैं कि नहीं। इसमें यह 6 वोल्ट की कोई बैटरी है और इस 6 वोल्ट की बैटरी और इस परिपथ में एक 4 एम्पियर का कोई विद्युत प्रतिरोध लगा है और दूसरा 20 ओम का एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है? क्वेश्चन किया गया कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है कि इस परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध हैं, कितने ओम का। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि परिपथ में प्रवाहित धारा, कि इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तीसरा कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर आपको बताना है। ठीक है, चालक के सिरों के बीच क्या बताना है? विभवांतर। तो विद्युत लैंप में कितना विभवांतर प्रवाहित हो रहा है और विद्युत चालक में। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो चीजें पता है, आपको ये सब चीजें पता ही होगी। यहाँ विभवांतर है, जैसे हम कुंजियान करते हैं धारा इसमें क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है और वह ऐसे होते हुए 4 ओम फिर 20 ओम के प्रतिरोध से आते हुए यहाँ पे चली जाती है और हम लोग यहाँ से एमीटर के द्वारा धारा को माप लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए खास तौर से आपको जो चीजें पता है पहले आप उसको नोट्स कर लीजिए। तो पहले इसका हल में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका कि यहाँ पर 2 प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध 20 ओम है, दूसरा 4 ओम, जो कि यहाँ पर है ना। तो हम लिखेंगे पहले प्रतिरोध को R1 से व्यक्त करेंगे, लिखेंगे प्रतिरोध R1 बराबर 20 ओम। दूसरा प्रतिरोध हमारा है उसको हम R2 से व्यक्त करेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रतिरोध है वह कितना है? 4 ओम है। पहला प्रतिरोध आपका 20 ओम का हो गया, दूसरा प्रतिरोध आपका कितना हो गया? 4 ओम का। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं, इसके एक सिरे से यह सिरा, फिर इसके एक सिरे से यह सिरा, यानी पहले से सिरे के दूसरे सिरे से दूसरे सिरे का पहला सिरा जुड़ा हुआ है ना प्रतिरोध का, तो यह श्रेणी क्रम में है, जुड़े हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? जब श्रेणी क्रम में होंगे तो आपके लिए फार्मूला पता है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 होता है। अगर 3 प्रतिरोध होते तो हम R3 लिखते, 4 प्रतिरोध होते तो R4 लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 प्रतिरोध हैं इसलिए हम R1 प्लस R2 लिखेंगे। ठीक है, तो R बराबर आपका R1 का मान कितना है? 20, R2 का मान कितना है? 4, तो R बराबर आपका आ गया 24 ओम। यानी इस परिपथ में टोटल प्रतिरोध की अगर हम बात करें, वह टोटल प्रतिरोध कितना है? 24 ओम, जो कि आपके पहले का आंसर है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि परिपथ में जो कुल प्रतिरोध होगा वह 24 ओम है। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? 24 ओम है। ठीक, आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि परिपथ में प्रवाहित धारा। तो आप देख रहे हैं कि यह जो आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में धारा तो क्या होती है? नियत होती है, क्योंकि धारा का मान जो धारा होती है वह बढ़ती नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही परिपथ होता है धारा को जाने के लिए। धारा का मान क्या होता है? निश्चित होता है, यानी नियत होता है, उसका धारा बढ़ती नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें धारा जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, उसमें धारा बढ़ती नहीं है। तो आप इसमें बी वाला पार्ट में पूछा गया है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में आपको क्या क्या चीजें पता चल गया है कि परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपने भी ज्ञात किया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर कितना निकाला है? 24 ओम है। ठीक है, और कुछ चीजें पता है
जी बिल्कुल, कि परिपथ में हम विभवांतर कितना प्रवाहित कर रहे हैं, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट। ठीक है, तो आपको निकालनी क्या है, धारा। तो आप लिखेंगे धारा I बराबर आपको ज्ञात करना है। तो R, V और I में एक संबंध है। क्या संबंध होता है, V बराबर I इंटू R। आपको I की इस रेशियो इधर भेज दीजिए, तो I बराबर आपको हो जाएगा V अपान R। V का मान कितना है, 6 बटा R का मान कितना है, 24। ठीक है, आप इसे काट भी सकते हैं, 6 कम 6 6 चौके 24, यानी I बराबर आ गया कितना, 1/4। अब 1/4 से 1 से अगर 4 में 4 से अगर 1 में भाग करना हो तो उसको 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगी, सर जाएगी भाग। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 0 4 5 20, यानी 0.25। और यह धारा है, तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। यानी इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी वह 0.2 एम्पियर होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 0.2 एम्पियर होगी। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन कहा गया है कि विद्युत लैंप, जो आपका यहाँ पे विद्युत लैंप है और चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए कि विद्युत लैंप में कितनी विभवांतर हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और इसके बीच चालक जो लगा हुआ है। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है ना, यानी इसका विभवांतर कुछ अलग होगा, इसका विभवांतर कुछ अलग होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको नोट्स कर लीजिए और हम इसको अब मिटाते हैं। आइए हम आपको तीसरा पार्ट बताते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट देख लीजिए, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट में देखिएगा सी वाले में कहा है कि लैंप का, तो हमको लैंप का विभवांतर बताना है, लैंप का विभवांतर। ठीक है, तो लैंप का विभवांतर को हम लोग मान लेते हैं V1, हमको V1 निकालना है। तो लैंप का प्रतिरोध तो आपको पता है ना, प्रतिरोध हमारा जो क्या था, R1 था। लैंप के प्रतिरोध को हम लोग क्या माना था, R1 बराबर कितना है, 20 ओम। और आपको पता है कि धारा तो निश्चित होती है, धारा का मान कितना आया था, 2.5, क्योंकि इसमें धारा कहीं बट नहीं रही, इसलिए जो भी यहाँ से धारा उत्पन्न होगी, कितना उत्पन्न हुई थी, 0.25 एम्पियर की धारा उत्पन्न हुई थी, और पूरे परिपथ में 0.25 एम्पियर की ही धारा रहेगी। ठीक है, और आपको जो V1 निकालना है, V1 बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। यहाँ R1 हम कर देंगे, तो I का मान यहाँ पे 0.25 गुणे 2 0 हम करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे इसका, तो 25 गुना 50 हो जाएगा, और यह एक 0 और 2 अंक पे दशमलव यानी 5 आएगा। यानी V1 का जो मान आएगा वह 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट से मतलब यह हो गया कि जो लैंप का विभवांतर होगा वह 5 वोल्ट होगा। लैंप का विभवांतर V1 बराबर कितना आ गया, 5 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार से आपका किसका निकालना है, चालक का। तो लिखेंगे चालक का विभवांतर, या तो आप चालक के सिरे लिख सकते हैं, चालक के सिरे का विभवांतर, चालक के सिरे का विभवांतर। ठीक है, तो इसका जब विभवांतर आप निकालेंगे, इसको हम लोग V2 से व्यक्त कर देते हैं। V2 बराबर हमको ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि R2 बराबर यहाँ पे कितना है, 4 ओम है। ठीक, और आपको पता है कि जो धारा होगी तो धारा का मान बराबर होगा, तो I बराबर कितना होगा, 0.25 एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए V2 निकाल देते हैं। V2 बराबर आपका क्या होगा, I इंटू R2 हो जाएगा, यानी धारा गुणे विभवांतर। तो धारा आपका 0.25 गुणे R2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 4, और इसे भी 25 चौक के 100 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, यानी आपका V2 बराबर आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है, का विभवांतर आपका V2 बराबर कितना आ गया, 1 वोल्ट। अगर दोनों देखें तो 5 1 6 वोल्ट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका था 12.7 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको एकदम रिवीजन करिएगा आप लोग। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो 12.8 में आपसे क्या कहा गया है
कहा है कि चित्र 12.10 परिपथ आरेख में मान लीजिए। तो यह आपकी बुक में एक चित्र बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा 12.10, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रतिरोधों को R1, R2 व R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम है। यानी आप यहाँ पे प्रतिरोध को मान लेंगे कि आपका जो पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, यह तीसरा प्रतिरोध R3 है। तो पहले प्रतिरोध का मान बता रहे हैं कि 5 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान बताया गया है 10 ओम है तथा तीसरे प्रतिरोध जो है उसका मान बताया गया है 30 ओम है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया गया। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे क्या किया गया है, संयोजित कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, पहला में कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, जो प्रत्येक प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है ना, R1, R2 और R3, और आपको पता है ना चाहिए कि यह किस क्रम में जोड़े हुए हैं। देखिए इन तीनों के जो पहले सिरे उनको एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ा गया, यानी यह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और श्रेणी क्रम में आपको पता है कि धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन विभवांतर नहीं बढ़ता है। तो इसमें धारा आपकी बढ़ जाएगी, R1, R2, R3 में धाराएं जाने लगेंगी, I1, I2 और I3 धाराएं जाने लगेंगी, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा बताइए। दूसरा आपसे पूछा गया कि परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा आपको बताना है। तीसरा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन जो है, पहले जो मैं इन्होंने क्या पूछा है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। तो आपके पास प्रतिरोध है कितने, 3, R1, R2 और R3। लिखेंगे प्रतिरोध R1 बराबर कितना है, 5 ओम, प्रतिरोध R2 बराबर कितना है, 10 ओम, और प्रतिरोध R3 बराबर 30 ओम, ठीक है। यह तुमने प्रतिरोध निकाल लिया, लेकिन आपको निकालने क्या है, धारा। तो धारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो अब यहां से आपने तो R पता कर लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि यह समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसलिए यहाँ पे विभवांतर कितना दिया जा रहा है परिपथ में, 12 वोल्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभवांतर, तो विभवांतर जो आपका दिया गया है V बराबर 12 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से आप 3 धाराएं होंगी, पहला में जाएगा I1, I2 और इसमें I3। तो हम पहले निकालेंगे कि प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा, तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वह कितना होगा, I1 बराबर क्या होगा, विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो यहाँ पे धारा जब हम I1 लिखेंगे तो प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, I1 होगा, क्योंकि विभवांतर तो समान ही रहेगा, ठीक है। इसलिए वहां पर वह V का मान रहेगा। फिर उसके बाद तो सभी के मान को हम रख देते हैं। तो V बराबर देखेंगे, V बराबर हमारा 12 वोल्ट दिया गया है, वोल्ट लिखने की आवश्यकता है, सिर्फ 12 लिख दीजिए, ठीक है। और R1 का मान कितना दिया गया है, 5, ठीक है। तो हम 5 से भाग कर देंगे 12 में, जब भाग करेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 2.0, 5 चौक के 20, यानी 2.4 एम्पियर। यानी I1 का जो मान आपने निकाला कितना, 2.4 एम्पियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका हो गया। अब उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, R2 में प्रवाहित धारा, जो R2 में होगा वह प्रवाहित धारा कितना होगा, I2 होगा। तो I2 बराबर आपका यही हो जाएगा V/R2। V का मान 12 है, क्योंकि विभवांतर तो जो होगा वह समान ही रहेगा। और फिर उसके बाद R2 का मान यहाँ पे कितना है, 10। और आप जानते हैं कि हम 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव रह जाएगा, 1.2 एम्पियर। क्या आएगा, 1.2 एम्पियर आएगा, ठीक है। यानी दूसरे प्रतिरोध में 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब आगे बात आती है तीसरा, यानी R3 में प्रवाहित धारा, जिसको हम व्यक्त किससे करेंगे, I3 से। तो I3 बराबर आपका क्या होगा, V/R3। तो V का मान 12
R3 का मान 30। देखिए R3 का मान कितना दिया गया है 30। तो आप यहाँ पे काट सकते हैं 6 दूना 12 और 6 पचे 30। चलिए 5 से हम लोग भाग करते हैं, 2 में दशमलव लगा 0 पंचोके 20 यानी 0.04 आएगा। I3 बराबर 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर तीनों धाराओं का मान निकाल दिया। क्या निकाला है आपने, लिख सकते हैं कि I1 बराबर आपने निकाल के दिया है 2.4 एम्पियर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने I2 बराबर जो निकाला है वह 1.2 एम्पियर का है। तीसरा I3 आपने निकाला है 0.4 एम्पियर। करेक्ट, आपने तीनों धाराओं का मान निकाल दिया है। फिर आपसे आगे पूछा जा रहा है, तो फिर दूसरे में आपसे यह तो हो गया कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, तो आपने बता दिया। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और किया गया बी वाला कि परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा। तो आप यहीं पे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा भी आप यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, बी कैसे आप निकालेंगे, सभी धाराओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस हमको पता चल जाएगा कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित क्या पूछा है, कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा इसको मान लेते हैं टोटल आएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का मान यहाँ पे देखिए 2.4 दिया है, I2 का मान 1.2 दिया है, I3 का मान 0.4 दिया है। अगर आप इसे यहीं पे जोड़ दें तो 4 4 8 10 की 0 80 लेख का 2 1 3 1 4 यानी 4 एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 एम्पियर, यानी 4.0 एम्पियर। परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितनी है, 4.0 एम्पियर की है। ठीक है, अब इसका आता है अगला टॉपिक जो कि सी वाला आपसे पूछा गया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, इसको आप नोट्स कर सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरे में परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा गया है। तो परिपथ में कुल जो प्रतिरोध पूछा गया है, तो आपने R1 बराबर कितना लिखा था, 5 ओम, R2 बराबर आपका था कितना, 10 ओम, और R3 बराबर कितना था, 30 ओम। ठीक है, ये सी वाला पार्ट है। और आप देख के पता कर सकते हैं कि ये किस क्रम में जोड़ा गया है। तो R1 R2 R3 किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। लिखेंगे R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होगा तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ पे 3 प्रतिरोध है तो हम R3 तक लेके जाएंगे, 2 प्रतिरोध देगा तो R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है, 5, 1/R2 का मान कितना है, 1/10, 1/R3 का मान कितना है, 30। तो अब इसको हमको जोड़ना है, तो 5, 10 और 30 का जब हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे 5, 10 और 30 का, तो पहले हम 2 से इसको काटेंगे तो यह 5 नहीं कटेगा, लेकिन यह 10 कटेगा 5 बार में और यह 15 बार में। फिर 3 से 5 नहीं कटेगा, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर 5, फिर 5 से, तो 3 दूनी 6 बचे 30 आ जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वह कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1/R बराबर पूरा एलसीएम कितना आ गया, 30। फिर हम 5 से 30 में भाग करेंगे, तो 5 से 30 में भाग करेंगे, भाग 6 बजेगी, 6 कम 6, प्लस 10 से भाग करेंगे 30 में 3 बार, 3 कम 3, प्लस 30 से 30 में करेंगे 1 बार और 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1/R बराबर 6 3 9 10/30 आएगा। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 गुणा कर दीजिए, R 1 कम R और 30 1 कम 3 1 कम 3, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम। यानी परिपथ में कुल प्रतिरोध की जब हम बात करें, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर 3 ओम। कितना आया, 3 ओम आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था 12.8। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसका जो 12.9। तो 12.9 में देखिए कहा है कि चित्र में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, तो R4 बराबर 20 ओम,
तथा R5 बराबर 60 ओम है। तो हम तो इसको लिख लेते हैं। R1 का मान कितना दिया है 10 ओम, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 10 ओम। R2 बराबर इन्होंने बताया है 40 ओम, तो आप यहाँ पे 40 ओम लिख दीजिए। ठीक है। R3 बराबर यहाँ पे इन्होंने बताया है 30 ओम, तो आप 30 ओम लिख दीजिए। R4 बराबर यहाँ पर 20 ओम है। ठीक। और R5 बराबर यहाँ पर 60 ओम है। यह जान लीजिए कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बता देते हैं कि आपके जितने आंकिक में इंपॉर्टेंट हैं उतने यह भी है। हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और अक्सर यही परीक्षा में पूछ देते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। और ये जानिए कि चित्र वाले सवाल और ये जो आपका विद्युत चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप लोग। तो देखिए, इसमें आपने सभी प्रतिरोधों के मान को दर्शा दिया गया है। ठीक है। फिर कहा गया तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी, इसको हमने क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है कि इस परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध लगा है। दूसरा कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। ठीक है। तो आपको पहले प्रतिरोध निकालेंगे, विभवांतर आपको पता है, प्रतिरोध विभवांतर पता चल जाएगा तो वहां से धारा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो चीजें आपको पता है, हम इसके पहला सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रतिरोध पहले लगे हैं R1 और R2, इनके दोनों से एक साथ और इसका दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब यह किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम, जिसको आपने पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो यानी इसका जो एक सिरा इसके साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़े हों तो हम इसको कहेंगे समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब यह समांतर क्रम में होंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो लिखेंगे 1/R। देखिए यहाँ पर भी समांतर क्रम दिख रहा है और यहाँ पर भी समांतर क्रम दिख रहा है कि नहीं। यानी इन तीनों प्रतिरोध यानी R3, R4 और R5 के जो सिरे हैं, पहले इस एक सिरे इनको एक साथ जोड़ दिया गया है और दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ दिया गया। यानी यह भी तो समांतर क्रम में हुए ना। यानी इसका भी हम जब निकालेंगे तो 1/R ही लिखेंगे, इसका भी 1/R लिखेंगे। इसे दोनों डिफरेंट करने के लिए हम इसको R डैश कर देंगे। ठीक है, तब पता चलेगा कि हाँ ये किसका है, R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है। तो 1/R डैश बराबर आपको आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R डैश कुछ खास नहीं, बस सिर्फ ये कि इसमें अंतर पता चले कि यह R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध है, और जब हम इसका करेंगे इसका R हम डबल डैश कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है। तो हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R1 का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है 10 ओम, तो आप 10 ओम रख दीजिए। 1/R2 का मान कितना दिया गया है 40, तो आप 40 रख दीजिए। तो 1/R डैश बराबर 10 और 40 के जब भी आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40, और 10 से अगर आप 40 में भाग करना चाहेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 4, और 4 एक कम 4, प्लस 40 से 40 एक बार में कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी 1/R डैश बराबर 5/40, तो 5 एक कम 5, 5/40। 1/R डैश बराबर 1/8, तो आप चाहे इसका तिर्के गुणा कर दीजिए तो R डैश बराबर 8 एक कम 8 ओम मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि R1 और R2 का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह कितना आएगा 8 ओम आएगा। ठीक। फिर उसके बाद अब आप देखेंगे कि R3, R4 और R5 भी किसमें है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे प्रतिरोध R1, R2 व R3 भी समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब यह समांतर क्रम में होंगे तो इसके लिए फार्मूला वही होगा 1/R बराबर 1/R1, सॉरी यहाँ पर R1 R2 नहीं होगा बल्कि R3, R4 और R5। देखिए R3, R4 और R5, तो हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। लेकिन 1/R यहाँ पे हम R डैश लिखे, यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे डबल डैश कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट हो जाएगा प्रतिरोध में, आप पता चल जाएगा कि ये R डबल डैश जो है R3, R4 और R5 का है। 1/R डबल डैश बराबर 1/R3। R3 का मान देखिए कितना है 30 ओम,
प्लस यहाँ पे आप चाहे लिख भी लीजिएगा, ठीक है। 1/R4, R4 का मान कितना है 1/20 ओम। R5 का मान कितना है 1/60। अब इसको हम जोड़ना, तो जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए देखिए क्या आता है, 30 से भी 60 कटता है, 20 से भी 60 कटता है, जिसका मतलब इसका एलसीएम जो भी आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। 30 से अगर आप 60 में भाग करेंगे तो भाग 2 आ जाएगी, 2 एक कम 2 हो जाएगा। 20 से 30 में भाग करेंगे भाग 3 आ जाएगी, 3 एक कम 3 हो जाएगा। प्लस 60 से 60 में करेंगे तो एक बार, तो हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर 3 2 5 1 6/60। और 6 से 60 कितनी बार में कटेगा 1/10 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 1/R डैश बराबर 10 आ जाएगा, डबल डैश बराबर 1/10। यानी आप यूँ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1R डबल डैश बराबर 10 एक कम 10, यहाँ पे 10 ओम आएगा। तो आपने यह चीज तो देख लिया है कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वह 8 ओम आ रहा है, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वह कितना आ रहा है 10 ओम आ रहा है। यह तो अभी 2 ठो निकला है प्रतिरोध ने, इसका और इसका R डैश है, इसका R डबल डैश आया है। लेकिन आपको बताना क्या है, कुल प्रतिरोध बताना है कि कितना होगा। अब कुल प्रतिरोध के लिए आप सोचिए, इन तीनों को जो हम दोनों को जोड़ के एक वायर बना दिए, समझिएगा सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और उसका जो प्रतिरोध आ रहा है वह कितना आ रहा है 8 ओम, और यह दोनों आपके हट गए कि इन दोनों के बराबर ही तो 8 ओम आया है ना, हमने इसको सरल किया है। अच्छा, अब उसी प्रकार से इसको हमने जब सरल किया, इसको जब हमने तुल्य प्रतिरोध इसका निकाला, तो यह तीनों को जोड़कर एक मान लीजिए प्रतिरोध आया जिसका मान हमने क्या कहा 10 ओम है कि नहीं। हालांकि ऐसा नहीं सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यानी ये 8 हो गया और यह 10 हो गया। अब आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसका जो एक सिरा है इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से सिरा है, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, देख रहे हैं, इसके एक सिरे से इसके यह सिरा जुड़ा है, और इसके इस सिरे से बैटरी का यह सिरा और इसका यह सिरा जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि अगर आप इसको ऐसे यहाँ से खोल के सीधा करें तो यह एक सीधी लंबाई इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आप इसको खोल के सीधा करें एक सीधी रेखा में आएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि यह 8 और यह 10 दोनों अब श्रेणी क्रम में है। आपको देखने से तो लगेगा समांतर क्रम, लेकिन ये समांतर क्रम में नहीं है। इसको जब आप इस प्रकार से खोल देंगे यह सीधा एक हो जाएगा, जो कि क्या इसमें हो जाएगा श्रेणी क्रम में होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे R डैश व R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप यहाँ से इसको पकड़ के सीधा कर देंगे तो इस प्रकार से सीधा हो जाएगा, जो कि किस में हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम के लिए R बराबर क्या होता है R डैश प्लस R डबल डैश। तो R बराबर, तो R डैश का मान कितना है 8 ओम है, और R डबल डैश का मान कितना है 10, तो यानी R बराबर आएगा 18 ओम। यानी परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है 18 ओम है। तो आप लिख सकते हैं परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है 18 ओम है। तो यह था। और हाँ, इस चित्र को आप लोग इस तरह नहीं बनाएंगे जैसे पहले बना था तब बनाएंगे, ठीक है। यह तो हम आपको समझाने के लिए बना दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका ए वाला पार्ट था, जो कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया 18 ओम आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोककर इसके साथ इसकी निकाल लीजिएगा, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसका बी वाला पार्ट लगाते हैं। बी वाले पार्ट में देखिए क्या बताया गया है। बी वाले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। लेकिन आपको पता है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। अभी आपने निकाला इसको कि परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर आपने निकाला है कि 18 ओम आया है, ठीक। और आपको परिपथ का विभवांतर पता है, परिपथ का कुल विभवांतर, विभवांतर देखिए, तो विभवांतर V बराबर कितने बैटरी लगी है 12 वोल्ट की बैटरी लगी, ठीक है। देख रहे हैं ना 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। और आपसे पूछा गया धारा, तो धारा I बराबर क्या होगा V/R, ठीक है।
तो V का मान कितना है 12 और R का मान है 18। तो I बराबर 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 यानी 2/3 आ जाएगा। अब 3 से हमको करनी पड़ेगी 2 में भाग। दशमलव का 0 बढ़ा देंगे 3 छक 18 हो जाएगा, 2 आएगा। फिर दशमलव का 0 बढ़ाएंगे 3 छक 18 आएगा, फिर 2 आएगा। दशमलव का 0 बढ़ाएंगे 3 छक 18 0.66 आ रहा है, 0.66। तो आप इसे निकटतम मान में मान सकते हैं कि I बराबर 0.6। ये अगर 5 से मान बढ़ा तो इसको हम क्या मान लेंगे 7, और यह क्या आ जाएगा एम्पियर। यानी आप कह सकते हैं कि परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी 0.67 एम्पियर होगी। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12.9, एग्जाम्पल था आपके बुक का। तो आइए अब हम इसका आपसे क्या बताया गया है। कहा गया किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापमान दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। ठीक है, कोई स्त्री है जिसको आप लोग प्रेस कहते हैं, उसका जो अधिकतम तापमान है वह कितना है 840 वाट है। ठीक है, फिर कहा गया है तथा 360 की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब उसके तापन की दर कितना हो निम्नतम हो। यानी अधिकतम जो उसका तपन की दर है वह 840 वाट है और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम कितना है 360 वाट है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान परिकलित कीजिए। यानी पहला कंडीशन उन्होंने आपसे पूछा है कि जब जो इसके तपन की दर अधिकतम होगी तब उस समय इसके धारा और प्रतिरोध में क्या क्या मान आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब उसकी विद्युत धारा जो उसके जो तपन की दर है वह जब न्यूनतम होगी तब उस समय विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान क्या होगा। और जबकि उसकी जो वोल्टता है जो भी विभवांतर उसमें प्रवाहित किया जा रहा है वह 220 वोल्ट के लिए चाहे न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो, दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम लिखेंगे जब तपन की दर अधिकतम हो, जब तापन की दर अधिक हो, जब तापन की दर अधिक हो, जब तापन की दर अधिक होगी तो इस समय यह कितनी ऊर्जा उपभुक्त कर रहा है 840 वाट की। तो यानी आपको पता है कि P बराबर कितना हो जाएगा 840 वाट। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी जो वोल्टता होगी दोनों के लिए सेम होगी, वह कितना बताया जा रहा है 220 वोल्ट। तो आपसे पूछा क्या गया है विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान। तो विद्युत धारा I बराबर आपको बताना है और R बराबर भी आपको बताना है। ठीक है, अगर आप I निकाल लेंगे, V भी पता तो I और V की सहायता से आप R भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको I निकालने के लिए P की सहायता लेनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि P बराबर V इंटू I होता है कि नहीं। तो आप P का मान रख दीजिए 840 बराबर V का मान कितना रख देंगे 220 गुणे I का मान चाहिए इसको हम इधर कर देंगे, बटा में आ जाएगा। तो नहीं I बराबर आपका आ जाएगा 840 बटा 220, 1 0 से 0 कट गया, हम लिख देंगे तो आ जाएगा 84 बटा 22। ठीक है, आप इसे चाहे तो 2 से काट दीजिए, 2 से इसको आप काटेंगे तो कितने और कटेगा 42, इसको 2 से काटेंगे तो 11, यानी I बराबर आपका आएगा 42 बटा 11। तो 11 से चलिए 42 में भाग लगाते हैं तो 11 3 33, घटा देंगे 9 आएगा 0.0, 11 बटे 88, 2.0, 11 कम 11, 9 आ गया 11 9 11 88, यानी यह आएगा 3.818। ठीक है, तो इसको हम निकटतम मान मान लेंगे। निकटतम मान मान के हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे I बराबर 3.8, यह 1 से 8 बढ़ा है, इसको हम लोग 2 मान लेंगे, यानी इतना एम्पियर आएगा 3.82 एम्पियर। और आपको इसमें क्या बताना है प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V अपान I होता है, सॉरी V अपान क्या होता है I। तो V का जो मान आपका है 220 वोल्ट है बटा I का मान कितना हो गया 3.82। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए नीचे 2 अंक पे दशमलव ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो जाएगा 220, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे का यह जो आपका दशमलव हुआ क्या होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे आप काट के छोटा करना चाहेंगे तो देखिए
काट के जब आप इसको छोटा करेंगे कितना होगा, या तो इसको 382 डायरेक्ट भाग कर दीजिए ना, काम खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 220,000, ठीक है। तो आप भाग लगा दीजिए इसमें। तो भाग हम कितनी बार लेके जा सकते हैं, 3 7 21, 7 बार में ज़्यादा होगा, 6 बार ट्राई करते हैं। 6 तो हमको 4 अंक देना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 के 2 अस्सी का 48 49 89 4 का हो जाएगा, और 6 से 18 4 22, 6 बार में भी ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम 5 बार ट्राई करेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 की 0 अस्सी का, 8 5 40 40 4 का, 5 3 15 4 19, यहाँ हो जाएगा 0 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 0 उतार लेंगे, तो यह हो गया 2900। लगभग में आपकी भाग जाएगी 9 त्रिक 27, लगभग 8 बार ट्राई करके देखते हैं। 8 दूनी 16 के 6 18 64 65 5 से 6 का, 8 त्रिक के 24 6 30 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। 7 दूनी 14 4 अस्सी का, 7 दूनी 56 57 7 अस्सी 5 का, और 7 त्रिक 21 5 26, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ से जब आप घटा देंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ भी मिलेगा 2, 10 लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो लगभग यह 2260 जा रहा है। हमको लग रहा है कि अनुमानतः यह 5 बार हम ले जा सकते हैं, ठीक है। 5 बार लेके जाएंगे तो 1900 कितना आएगा, 10 आएगा, 0 5, और यहाँ से आ जाएगा तो आ जाएगा 3500। अब कितनी बार भाग लेके जा सकते हैं, 9 त्रिक 27, लगभग 9 बार ट्राई करते हैं। तो 9 दूना 18 के 8 अस्सी 1 का, 9 8 72 72 73 3 अस्सी 7 का, और 9 त्रिक 27 7 34, हाँ चले जाएंगे भाग, ठीक है। 57.59, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 57.59। जब 57.59 लिखेंगे तो यह किसके नजदीक है, लगभग 60 के करीब है। तो आप r बराबर लिख सकते हैं 57.6, कितना लिख सकते हैं 57.60, 57.60 आएगा। इतना क्या आएगा, ओम, इतना क्या आ जाएगा, ओम आएगा, ठीक है। तो यह तो हो गया आपका जब तापन की दर क्या हो, अधिकतम हो। अब हम निकालेंगे जब तापन की दर क्या हो, निम्नतम। तापन की दर क्या हो, निम्नतम हो। उसके लिए देखिए तब लिखेंगे जब, दूसरी कंडीशन, जब तापन की दर निम्नतम हो, तब उस समय इसका P का मान देखिए कितना है, तब उस समय P का मान कितना है, 360 है, ठीक। और V का मान वही रहेगा 220 वोल्ट। आपको धारा निकालना है और प्रतिरोध निकालना है, ठीक। तो आइए हम लोग धारा पहले निकालते हैं। तो धारा I बराबर क्या होगा, आप यहाँ से जानते हैं कि P बराबर V इंटू I होता है। P का मान कितना है 360 बराबर V का मान 220 और गुणे I हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा 360/220, 1 0 से 1 0 कट गया। आप इसको 2 से काटेंगे तो 18 बार में, कितनी बार में 11, यानी I बराबर 18/11 हो जाएगा, ठीक है। भाग करेंगे 18 में तो 11 1 का 11 हो जाएगा 7, फिर 0.0, तो 11 6 का 66, यहाँ आएगा 4, 0.0 तो 11 तो यहाँ 33 होगा, आएगा 7, फिर 0 तो 11 6 का 66, यानी 1.636 आएगा। यानी I बराबर आप लिख सकते हैं 1.636। जब यहाँ पे 3 से अगर बड़ा कोई मान है, अच्छा 5 से बड़ा, तो उसके हम निकटतम मान को मान लेते हैं। तो I बराबर मान लेंगे 1.6, या 3 को हम क्या मान लेंगे 4 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि ये जो 36 है वह किसके नजदीक है 40, इसलिए हम उसको क्या मान लेंगे 1.64 एम्पियर। और उसके बाद यह तो आपने धारा तो निकाल लिया है, लेकिन आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है विभवांतर, प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V/I। V का मान 220 वोल्ट और I का मान आपने निकाल रखा है कितना 1.64। तो दशमलव दो अंक अंदर उसको ऊपर हम लेके हटाएंगे दशमलव, तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 220 के बाद 2 0 बढ़ जाएगा, और यह हो जाएगा 164। जब आप 164 उसमें भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 134.164 आएगा, ठीक है। तो 146 आएगा, 146 आएगा, ठीक है। जब आप भाग करेंगे तो आप भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाग करेंगे काफी लंबा टाइम हो जाएगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं 134 के बाद देखिए 6 है, जिसको हम निकटतम मान में 5 मान सकते हैं। इतना क्या हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी जब उसमें न्यूनतम धारा, जब वह न्यूनतम ऊर्जा वाट की ऊर्जा उसमें जब उपभोक्त करेगी, उस समय उसका जो प्रतिरोध होगा 134.15 ओम होगा, और उस समय उसकी धारा कितनी होगी 1.64। यह न्यूनतम की कंडीशन है। जब अधिकतम होगा तो अधिकतम में धारा देखिए 3.18, जिसको हमने माना है कि आई बराबर कितना होगा 3.82 एम्पियर होगा, और उस समय उसका प्रतिरोध होगा 57.60 ओम। इतना उसका उसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका 12.10। अब हम आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। कहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। जो जो चीजें पता पहले आप उसको लिख लीजिए। इसमें आपको पता है ऊष्मा यानी H बराबर कितना दिया गया है 100 जूल है। ठीक, और यहाँ पर R दिया गया है, R बराबर कितना है 4 ओम। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रति सेकंड यानी टाइम दिया गया है, T बराबर कितना दिया गया है 1 सेकंड। तो आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर यानी V का मान पूछ रहा है। तो आपको विभवांतर निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो धारा निकालने के लिए आप जानेंगे कि H बराबर एक सूत्र होता है I²R_T। हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर H का मान देखिए कितना दिया गया है 100 बराबर, आपको तो I निकालना है, I² रहने दीजिए। R का मान कितना है 4 गुणे T का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 100 बराबर I² गुणे 4 1 का 4, 4 इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 बटा 4 बराबर I²। तो I² बराबर आप 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 25 स्क्वायर, या I² बराबर 25 इसका वर्ग होता है 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो I बराबर कितना आएगा 5 एम्पियर। जब आप धारा का मान की गणना कर लिए हैं तो आपको प्रतिरोध पता है, तो आप विभवांतर निकाल दीजिए। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है R इंटू I होता है। तो R बराबर कितना है 4 और I बराबर कितना है 5, तो 5 चौक के 20 वोल्ट, यानी उसमें जो विभवांतर होगा वह कितना होगा 20 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो बस इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि हीट के जो है, हीट के लिए कई फार्मूले आपको बताए गए हैं, तो उसमें से एक है H बराबर I²RT। हम इसका यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका जो 12.12 है। इसमें कहा गया कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो चलिए जो चीजें पता उसको लिख लेते हैं। तो बल्ब का जो विभवांतर है, विभवांतर आपको दिया गया है कि V बराबर 220 वोल्ट। ठीक, और आपको क्या दिया गया है धारा, धारा I बराबर 0.50 एम्पियर। आपसे पूछा क्या गया है शक्ति, तो शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं P बराबर क्या होता है V इंटू I होता है। तो V का मान कितना है 220 गुणे इसका मान कितना है 0.50। ठीक है, क्या हो जाएगा 220 गुणे 0.52 का मतलब क्या होता है 1/2, 2 से कटेगा कितनी बार में 11 बार में, यानी आएगा 110। यहाँ पे यह शक्ति है ना, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, यानी आप लिख देंगे 110 वाट। ठीक है, अब इस प्रकार से आइए एक और है आपका 12.13। इसमें क्या पूछा गया है कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए कितना ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए चलिए जो चीजें पता लिख लीजिए। आपको पता है कि वाट यानी W बराबर, यहाँ शक्ति लिख दीजिए, शक्ति जी नहीं, शक्ति P बराबर 400 वाट। ठीक है, और समय जो दिया है वह 8 घंटे प्रतिदिन है, 8 घंटे प्रतिदिन है। कितने दिनों तक चलाया जा रहा है 30 दिन तक चलाया जा रहा है। ठीक है, तो
तो 8 घंटे प्रतिदिन कितने दिन? 23 दिन तक। ठीक है, 23 दिन तक। तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी उसको निकालने के लिए तो व्यय ऊर्जा हम निकालेंगे। ठीक है, तो व्यय ऊर्जा जो होगी 400 गुणे 8, क्योंकि 408 का है, 8 घंटे चलाया जाता है कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। ठीक है, यह वाट में है, वाट को हम घंटा बदलने के लिए उसी में 1000 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे किलोवाट घंटा दिया है ना, तो यहाँ पे ये वाट है, तो वाट को हम लोग किलोवाट घंटा बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 1 2 0 से 2 0, 1 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 4 गुणे 8 गुणे 3, तो गुणा करेंगे 4 को 32 3 96, यानी 96 किलो वाट। यहाँ पे क्या मिलेगा? किलोवाट घंटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 96 किलोवाट घंटा, तो आएगा 96 किलोवाट घंटा। ठीक है, इतना ऊर्जा व्यय होगी 96 किलोवाट घंटा की। और आपसे उसमें एक चीज और भी कहा है, अब आपसे ये तो आपने तो निकाल लिया कि 30 दिन में यह 96 किलोवाट घंटा अपनी ऊर्जा क्या करेगी? व्यय करेगी, लेकिन 1 किलोवाट ऊर्जा का मूल्य कितना है? 3 रुपया। लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा का मूल्य कितना है? 3 रुपया है। तो हमको निकालना कितने का है? 96 किलोवाट घंटा का मूल्य। तो हम क्या करेंगे? 96 गुणे 3 बराबर 6 18 के 8 से लेकर 9 27 से 28, 288 रुपये लगेगा। कितना रुपया लगेगा? 288 रुपया उसका व्यय जो आप खर्च करेंगे। कितना? 96 किलोवाट घंटा, तो उसका जो बिल आएगी यानी जो उसका खर्च मूल्य आएगा वह 288 रुपये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके आंकिक उदाहरण तो खत्म होते हैं। हम आपको अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्नों को हैं उसको सॉल्व कराएंगे।